दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव श्रीयाणी में। दोस्तों, शिक्षक ग्रेड थर्ड लेवल सेकंड 6 से 8 सामाजिक अध्ययन का ये जो अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक है, इसका हम पूरा सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। और इसी क्रम के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्यकाल। मौर्यकाल से संबंधित हमने 3 वीडियो बना चुके हैं, 100% का सॉल्यूशन करवा चुके हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, लास्ट टाइम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सामाजिक एक बड़ा इसका पूरा सिलेबस होता है। और इसके अंदर अगर हम लास्ट टाइम में हम अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर हम इस टाइप से वीडियो के माध्यम से सुन के जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे बिल्कुल माइंड में होती है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा, आप लास्ट टाइम के अंदर इन वीडियो को थोड़ा फास्ट स्पीड में करके 100% सुन के जाएँ, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि आज आप के माइंड में ये बातें नहीं बैठ रही हों और कल को एग्ज़ाम के बाद आपको ऐसा लगे जैसे मैं डालूँ कि आपने बुक में से ये मैटर है, वीडियो में से, फिर आपको इस चीज़ का अफ़सोस हो, एहसास हो कि काश हम पहले देख लेते। इसलिए मैं आपसे बार-बार निवेदन करता हूँ कि आपकी भलाई के लिए ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप थोड़ा-सा ज़रूर देखें। चलो, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। प्रश्न नंबर 101 यानी अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में भूमि कर उपज का कौन सा भाग था? राइट आंसर आ जाएगा 1/6 भाग। तो दोस्तों याद रखना, अपने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अंदर भी राजा को षडभागी कहा गया है, यानी कि कुल उपज का छठा हिस्सा राजा लेता था। जबकि सल्तनत काल और मौर्य का और ये जो अपना मुगल काल है, जो अपने ये यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला करके यहाँ पर जो अपने सत्ता स्थापित की थी, ये आधे यानी लगभग 1/4 भाग तो नॉर्मल था ही इनका, लेकिन आधे भाग तक कर वसूल करते थे। अर्थशास्त्र के अंदर 21 प्रकार के करों का उल्लेख है। और जबकि मेगास्थनीज ने मौर्य काल में कर उपज का 1/4 भाग बताया था, यानी अपने को याद करना है कि अर्थशास्त्र के अंदर भूमि कर 1/6 बताए गए हैं, जबकि मेगास्थनीज ने 1/4 बताया था, चौथा हिस्सा बताया था। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 102, निम्न में से एक गलत कथन है। 3 कथन सही है, एक गलत है जो हमें छांटना है। ऑप्शन ए, वन जहाँ हाथी पाए जाते हैं हस्ती वन, यानी नाम से विदित हो रहा है हाथी जहाँ पर पाए जाते हैं वो हस्ती वन, जहाँ पर धातुएं वगैरह पाई जाती है, मालव द्रव्य पाया जाता है, वो द्रव्य वन हो गए। उपज के भाग के अतिरिक्त लिया जाने वाला कर भोग कर, ये गलत है, क्योंकि देखो भाई, उपज का जो भाग लिया जाता था वह तो भूमि कर था जो 1/6 था, और उसके अतिरिक्त एक और कर लिया जाता था जिसको बलि कर के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन डी, भूमि जिस पर बिना वर्षा की खेती होती थी, अदेव मात्रक, यानी कि बिना वर्षा की खेती की जाती थी उसको अदेव मात्रक कहा जाता था, यानी बिना देवता की भाई आशीर्वाद से या बिना देवता की मतलब उससे, तो इसको अदेव मात्रक कहते हैं, बिना वर्षा की, यानी बिना इंद्र देवता की हेल्प के। और जो भोकर होता था, ये अपने फल फूल सब्जी वगैरह जो अपने दैनिक जो उत्पाद होता है उसके जो भेंट देते हैं राजा को, उसको भोकर के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 103, जनता द्वारा राज्य से सिक्का डलवाने का शुल्क क्या कहलाता है? पहले राइट आंसर देखेंगे, उसके बाद में अगर व्याख्या करने की आवश्यकता महसूस होगी तो बिल्कुल आपको बताएंगे। प्रभार इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो भाई, यहाँ पर एक चीज़ अपने को स्पष्ट करनी है कि मौर्य काल के अंदर कोई भी व्यक्ति है वह राजकीय टकसाल से सिक्के डलवा सकता था। उसको अपनी धातु है वो लेके आनी पड़ती थी साथ में। जैसे 2 किलो चांदी लेके आ गए, ठीक है, कि हमें चांदी के सिक्के डलवाने, 2 किलो चांदी के आपके सिक्के डाल देंगे, बदले के अंदर वो आपसे कर लेंगे, आपसे सिक्का डलवाने का शुल्क लेंगे। भाई, हमने आपके चांदी के सिक्के बना के दिए तो इसका मेहनता ना दो हमें, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 104, मौर्यकालीन कर के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। जो कर लगाते थे वो कौन सा असत्य असत्य हमें छांटना है। ऑप्शन ए, आपातकालीन कर है, वह बिल्कुल सही बात है। ये आपातकालीन कर नए कर कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है, सड़क पर कीचड़ फैलाने वाला कर पंकोत सनिरोधो। पंख का मतलब होता है कीचड़, यानी पंकोत सनिरोधो सड़क पर कीचड़ फैलाने के ऊपर लिया जाने वाला कर है। ऑप्शन सी, भूमि की पैमाइश का कर तर दे, ये गलत है, क्योंकि भूमि की पैमाइश करने पर राजा द्वारा जो कर लिया जाता था वह रज्जू कर कहलाता था। रज्जू का मतलब रस्सी होता है, यानी रस्सी से भूमि की नपाई करते थे। इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं कि भूमि को जब मापते थे तो उसके बदले में रज्जू कर लिया जाता था। और अगला ऑप्शन है हमारा
चरागाह से वसूल किया जाने वाला कर। भाई देखो, चरागाह है, उसके लिए विविध शब्द काम में है, या यानी विविध है, वह चरागाह से वसूल किया जाने वाले कर के बारे में बात की गई है। प्रश्न नंबर 105, मौर्यकालीन कर के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? 3 सही है, 1 गलत है, जो हमें छांटना है। गांव से सामूहिक रूप से लिया जाने वाला कर पिंड कर। इस हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, पंजाब के अंदर जो क्षेत्र होता है उसको पूरे को पिंड कहते हैं, यानी कि सामूहिक रूप से गांव के पूरे समूह से जो कर लिया जाता था उसको पिंड कर कहते हैं, यानी पूरे पिंड से कर एक साथ लेना। परिवहन शुल्क है वह चोर रज्जू, ये गलत है, क्योंकि परिवहन शुल्क को वर्तनी कहा गया है। ठीक है, परिवहन शुल्क लिया जाता था उसको, उसके लिए वर्तनी शब्द काम में आया है। और अगर किसानों से नगद कर लिया जाता था उसको हिरण्य कहते थे। हिरण्य मतलब नगद के रूप में लिया जाने वाला कर। और पुल पार करने पर लिया जाने वाला कर तरदे कहलाता है। तरदे मतलब तैरना, मतलब कि पुल पार करने पर लिया जाने वाला कर तरदे। अगला प्रश्न है हमारा, जब सेना किसी प्रदेश से गुजरती थी तो वहाँ की जनता से तेल चावल आदि लेती थी, यानी कि किसी क्षेत्र के अंदर अगर सेना जा रही है और रास्ते में रात हो जाती थी तो जहाँ पर भी वो अपना डेरा डालती थी, जिस गांव के पास में, उस गांव से वो कर वसूल करती थी, तेल चावल वगैरह यानी भोज्य पदार्थ लेती थी, जिन्हें सेना भक्त कहा जाता था। लेकिन इसका मतलब कि सेना की भक्ति करना, जिस गांव के पास सेना रुकी उस गांव को सेना की भक्ति करनी पड़ती, मतलब सेवा करनी पड़ती थी, उनको तेल चावल वगैरह, उनको आवश्यक सामग्री दान में देनी पड़ती थी कर के रूप में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 107, भू राजस्व के अनुसार गांव के वर्गीकरण के संबंध में असुमेलित है, यानी गांव का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर गांव को बांटा गया है, कौन सा असुमेलित हम देखते हैं। बेगार देने वाला गांव विष्टि। विष्टि का मतलब ही बेगार होता है, वह गांव जो बेगार देता है, मतलब जो कर के बदले में कर नहीं देता, बल्कि राजा के भाई जैसे जो भी उनके कार्य होते हैं ना, वो फ्री में काम करता है कर के बदले में। राजा के महलों का निर्माण करना या कोई दूसरे काम करते हैं, यानी कि बिना मजदूरी के राजा के काम करते हैं, कर नहीं देते वो। तो बेगार देने वाला गांव क्या कहलाएगा? विष्टि। कर मुक्त गांव कुप, ये गलत है, क्योंकि कर मुक्त गांव है वह परिहारी कहलाता है। परिहार कर दिया, उसको मुक्त कर दिया, यानी वह गांव जो कर मुक्त है उसको परिहार कहेंगे। नियमित राजस्व देने वाला गांव है वो प्रतिनियत कहलाएगा। वह गांव जो नियमित रूप से यानी सही टाइम के ऊपर राजस्व देता है वह कहलाएगा प्रतिनियत, यानी प्रतिदिन, ऐसे याद कर सकते हो, यानी लगातार कर देता है। और सैनिक प्रदान करने वाला गांव अयोध्या। अयुध का मतलब होता है गोला बारूद भंडार, यानी सैनिक प्रदान करने वाला गांव अयोध्या। इनके जो शब्द हैं उनके संबंध में अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को बेसिक चीज़ें पकड़नी है, उनका अर्थ पकड़ना है, उनके साथ में सहसंबंध बैठाना है। जबकि कच्चा माल देने वाला गांव कुप्पे कहलाता है। कुप्पे का मतलब कच्चा माल हो गया, यानी कच्चा माल देने वाला गांव कुप्पे गांव। मौर्य काल में भूमियों के संबंध में असुमेलित, यानी भूमियों के भी अलग अलग नाम है कार्यों के अनुसार, तो उनके संबंध में असुमेलित कथन अपने को छांटना है। ऑप्शन ए, फसल लगी भूमि विविध, गलत है, क्योंकि फसल लगी भूमि केदार कहलाती है और विविध भूमि है वो तो चरागाह भूमि को कहा जाता है। तो फसल लगी भूमि को क्या कहेंगे हम? केदार भूमि कहेंगे। ठीक है। जोत वाली भूमि दृश्य भूमि, दृश्य नहीं आएगा यहाँ पर, कृषि भूमि आएगा भाई। यहाँ पर ये संशोधन कर दो, कृषि, कृषि का मतलब जिसके ऊपर खेती की जाती हो, और यहाँ पर अकृष्य आएगा। ये दोनों यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। दृश्य और अदृश्य की जगह आप कर लो कृषि और अकृष्य, कृषि और अकृष्य। कृषि भूमि जोत वाली भूमि, जो भूमि जोत में नहीं है वह अकृषि भूमि। वास वाली भूमि वास्तु भूमि, वास्तु का मतलब होता है निवास स्थान, मतलब जिस भूमि के ऊपर भाई आदमियों के, वहाँ की जनता के निवास स्थान बने हुए हैं वह वास्तु भूमि कहलाएगी। जबकि ये जो चरागाह भूमि होती है इसको विविध भूमि कहते हैं। तो ये कुछ भूमियों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न हमारा 109, मेगास्थनीज के अनुसार राजा का महल किसका बना होता था? राइट आंसर आ जाएगा लकड़ी का। अगला प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 110, किस मौर्य शासक का काल शाकाहार के विकास की दृष्टि से उत्तम था? राइट आंसर आ जाएगा अशोक, क्योंकि अशोक ने भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष अपनाया था, यानी अहिंसा का मार्ग अपनाया था। बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, दमन नीति का इन्होंने प्रतिपादन किया था, जो बौद्ध धर्म से खासी प्रभावित थी। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 110, किस मौर्य शासक का ये हो गया था भाई। उसके बाद में अच्छा प्रश्न नंबर 10 दो बार आ रहा है, दो बार इसके ऊपर टाइप हो गया। यह मनुष्यों द्वारा नहीं अपितु देवताओं द्वारा निर्मित है। मौर्यों के राजप्रसाद के बारे में यह कथन किसका था? फाहियान ने यह बात कही थी, जो एक चीनी दार्शनिक थे, चीनी विद्वान थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि मौर्यों का जो राजप्रसाद है वह
मानव द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित है। जबकि अगर मेगास्थिनीज और एरियन की बात की जाए तो इन्होंने भी मौर्य के राजप्रसादों को सुसा व एकबतना के राजप्रसादों से भी भव्य बताया है। तो मौर्य के राजप्रसादों के बारे में हमें दो स्टेटमेंट याद करने हैं कि मेगास्थिनीज और एरियन ने तो इन्हें सुसा व एकबतना के राजप्रसादों से भी भव्य बताया, जबकि जो चीनी जो दार्शनिक थे फायान, जो इसके अंदर गुप्त काल के अंदर आए थे, उन्होंने मौर्य के राजप्रसादों को के बारे में कहा था कि इनकी रचना है वह इनका निर्माण है वह मनुष्यों ने नहीं बल्कि देवताओं ने किया है। अगला प्रश्न हमारा 111, स्थापत्य कला में सर्वप्रथम काष्ठ के स्थान पर पत्थर का उपयोग शुरू हुआ। तो राइट आंसर आएगा मौर्य काल में। दो बातें याद करनी है कि मौर्यों के राजप्रसाद है यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है उस वह किसका बना हुआ था, वह लकड़ी का बना हुआ था। और मौर्य काल के अंदर ही सबसे पहले काष्ठ के स्थान के ऊपर पत्थर का उपयोग प्रारंभ हुआ था। हम याद कर सकते हैं दोस्तों कि सम्राट अशोक ने सबसे पहले स्तंभ लेख आरंभ करवाए थे पत्थर के, और इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं इसको। मौर्यकालीन अगर मान लो नगर प्रसाद यानी स्थापत्य कला के बारे में बात की जाए तो सम्राट अशोक के जो स्तंभ लेख हैं ग्वालेख वो तो हैं ही। उनसे पहले अगर बात की जाए तो हमें मौर्य काल के अंदर एक तो बुलंदीबाग से हमें अवशेष मिले हैं और एक हमें राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं कुम्हरार पटना से। यानी नगर परकोटे के अवशेष तो मिले हैं हमें बुलंदीबाग से, और राजप्रसाद यानी महलों के अवशेष हमें मिले हैं कुम्हरार से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112, निम्न में से कौन सी अशोककालीन स्तंभों की विशेषता नहीं है। यानी हमें अशोककालीन स्तंभ और ईरानी स्तंभों के बीच में अंतर करना है। एक के याद करने हैं, दूसरे के उसके अपोजिट हो जाएंगे। जिस प्रकार हमने जैन धर्म के अंदर हमने श्वेतांबर और दिगंबर की विशेषताएं याद की एक दूसरे के अपोजिट, बौद्ध धर्म में हमें हीनयान और महायान की विशेषताएं अपोजिट याद की, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर ईरानी स्तंभ लेख और अशोक के स्तंभ लेखों की विशेषताएं अपोजिट करके याद करनी है। तो कौन सी अशोक के स्तंभ की विशेषता नहीं है? तीन है, एक नहीं है। देखो, अशोक के स्तंभ है वो एकात्मक है, मतलब कि एक पत्थर से निर्मित है, पत्थर जोड़ जोड़ के नहीं बनाए गए, बिल्कुल सही बात है। जबकि ईरानी स्तंभ है वो पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाए गए, टुकड़ों को जोड़ के। अशोक के स्तंभ मराठीदार है दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि अशोक के स्तंभ है वो एकात्मक पत्थर से निर्मित है और वो नीचे से चौड़े ऊपर से पतले होते जाते हैं, और वो मराठीदार नहीं है, वो बिल्कुल सीधे हैं। जबकि ईरानी स्तंभ लेके वो मराठीदार है, घुमावदार है। ऑप्शन सी, अशोक के स्तंभ सपाट हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। स्तंभ बिना चौकी के भूमि पर लगाई, बिल्कुल सही बात है। अशोक के स्तंभ है वो स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी उनको स्थापित किया गया है, बिना चौकी के सीधे जमीन के अंदर उनको गाड़े गए हैं। प्रश्न नंबर 113, निम्न में से कौन सी अशोककालीन स्तंभों की विशेषता नहीं है। यानी कि कुछ विशेषताएं हमने ऊपर वाले प्रश्न में दे दी, कुछ विशेषताएं इस प्रश्न में आएंगी। तो देखते हैं। स्वतंत्र स्तंभ स्वतंत्र रूप से स्थापित किए गए थे, ये बिल्कुल सही बात है। किसी मंदिर वगैरह में स्थापित नहीं किए गए थे, जबकि ईरानी जो स्तंभ लेख हैं वो किसी मंदिर वगैरह के अंदर, किसी भवन के अंदर स्थापित किए गए थे। तो ये अपना प्रश्न नंबर 113 चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अशोक स्तंभ है नीचे से चौड़े ऊपर की ओर पतले हैं, जबकि ईरानी स्तंभ लेकर ऊपर से नीचे तक एक समान है, लेकिन वो सपाट नहीं है। वो कैसे हैं? वो मराठीदार हैं, विभिन्न भागों को जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं, विभिन्न भवनों के अंदर स्थापित किए गए हैं, चौकी के ऊपर स्थापित हैं, उनके ऊपर मानव मूर्तियां हैं। तो ये कुछ उनके उस मानव इस करते हैं, ये कुछ उनकी विशेषताएं हैं। अगला ऑप्शन है, स्तंभों के ऊपर चमकदार पॉलिश का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। स्तंभ के ऊपर मानव आकृतियां शीर्ष पर, ये गलत है, क्योंकि अशोक के स्तंभ के ऊपर पशु आकृतियां हैं, जबकि ईरानी स्तंभ लेखों के ऊपर मानव आकृतियां हैं। तो दोनों के अंदर अंतर समझ में आ गया होगा शायद आपके। अगला प्रश्न 114 प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौर्य शासक जैन था। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा संप्रति। देखो भाई, मौर्य शासक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति ये दोनों जैन थे। अशोक था वो बौद्ध धर्म था का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक धर्म या संप्रदाय को मानने वाला था। और जो दशरथ है वह भी बौद्ध धर्म से संबंधित था। यानी बिंदुसार आजीवक था, जबकि अशोक और दशरथ बौद्ध धर्म से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति जैन धर्म से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 115, मौर्य काल में पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों बंदरगाह के अगर हम बात करें तो पूर्वी बंदरगाह की पहले बात करते हैं। तो पूर्वी भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था पश्चिम बंगाल में। जबकि पश्चिमी भारत की बात की जाए तो पश्चिम भारत के अंदर सोपारा महाराष्ट्र और ब्रकचो ये अपने गुजरात के अंदर था, ये प्रमुख बंदरगाह थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद कर लें कि पूर्वी तट के ऊपर ताम्रलिप्ति और पश्चिम के अंदर भृगुकच्छ
अपने गुजरात में, और सोपारा महाराष्ट्र के अंदर मौर्य काल के अंतर्गत प्रमुख बंदरगाह थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 116, मौर्य काल में टैक्स चोरी के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? तो दोस्तों टैक्स चोरी के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। हम पहले पढ़ चुके हैं, मैगजीन उल्लेख कर चुके हैं कि मौर्य काल में दंड विधान बहुत कठोर थे, जिसके कारण चोरी अपराध बहुत कम होते थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 117, अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों अशोक ने धम्म चलाया था, उसके बारे में कौन सा कथन है सत्य है, वो हमें देखना है। अहिंसा पर बल दिया था अशोक ने, बिल्कुल सही बात है। अशोक का धम्म है वह बौद्ध धर्म नहीं था। हालांकि बौद्ध धर्म से अशोक प्रभावित थे, उनका स्वयं का धर्म बौद्ध धर्म था, लेकिन अशोक का धम्म है वह बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि वह लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए नैतिक आचार विचारों का एक संग्रह था। तो अशोक ने अहिंसा पे बल दिया, बिल्कुल सही है। और अशोक ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया, ये गलत है। अशोक ने न तो मृत्युदंड समाप्त किया और न ही अपनी सेना को विघटित किया था। ऑप्शन सी, ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। स्वामी व अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने धम्म में कहा था कि मालिक और जो उनके दास हैं उनके बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। ब्राह्मणों को दान देने पर उन्होंने बल दिया था, माता पिता की सेवा पे बल दिया था, गुरुजनों का आदर सत्कार पे बल दिया था। आगे हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 118, अशोक किस स्तंभलेख के अंदर प्रश्न करता है कि धम्म क्या है? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे स्तंभलेख में। दोस्तों यहाँ पर दो बातें याद करनी है। अशोक दूसरे स्तंभलेख के अंदर स्वयं प्रश्न करता है कि धम्म क्या है, और धम्म का और इसका आंसर भी दूसरे स्तंभलेख में देता है, और साथ में सातवें स्तंभलेख के अंदर भी इसका आंसर देता है। यानी आंसर की बात आएगी तब तो दूसरे में भी और सातवें के अंदर भी धम्म क्या है उसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, यानी धम्म की व्याख्या दूसरे और सातवें स्तंभलेख में की गई है। जबकि ये आए कि अशोक अपने किस स्तंभलेख के अंदर स्वयं प्रश्न करता है कि धम्म क्या है, तो आंसर आ जाएगा दूसरा स्तंभलेख। प्रश्न नंबर 119, अंतिम मौर्य शासक कौन था? राइट आंसर आ जाएगा वृद्धत। अंतिम मौर्य शासक वृद्धत को पराजित करके शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 120, मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के थे, तो राइट आंसर आ जाएगा पंचमार्क प्रकार के सिक्के थे। ये सबसे प्राचीन सिक्के थे। ये मौर्य काल के अंदर पंचमार्क सिक्के ही चलते थे। इनके ऊपर शासक का नाम नहीं होता था, बल्कि इसके ऊपर विभिन्न चित्र, 5 प्रकार के चित्र, या फिर जो अपने पशुओं की, अपने पक्षियों की आकृति ये होती थी इसके ऊपर। और सबसे पहले जो पंचमार्क सिक्के हैं वो चांदी की मुद्रा के ऊपर संचालित होते थे, प्रचलित थे। चांदी और तांबा आएगा, लेकिन सबसे पहले चांदी का नाम आएगा। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है, क्या सबूत है? तो राइट आंसर आ जाएगा देवनागरी की उपाधि। देवनागरी की उपाधि है, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। इनसे हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी हिंदू धर्म में उनकी आस्था कम नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न नंबर 122, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम कौन सा है? पहले किसके तस्वीरें, बाद में किसकी? तो हमने पढ़ा कि अशोक के जो स्तंभ लेख है उनके ऊपर पशु आकृतियां हैं, और जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जो अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में भी उसको शामिल किया गया है, उसके अंदर उसके शीर्ष पर जो पशुओं की, जो वहाँ पर पशुओं की आकृतियाँ वहाँ पर प्रदर्शित है, उनका सही क्रम अपने को बताना है। तो राइट आंसर आ जाएगा अश्व, सिंह, हाथी, व्रसल, यानी कि घोड़ा, शेर, हाथी और बैल। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 123, अशोक का समकालीन सिंगल नरेश कौन था? सिंगल मतलब श्रीलंका का नरेश कौन था जो अशोक का समकालीन था? राइट आंसर आ जाएगा तिस, यानी तिस ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अशोक के काल में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जिसके अंदर बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, महायान हीनयान में। उसके बाद में सम्राट अशोक ने, एक मिनट सॉरी, चौथी बौद्ध संगति नहीं, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी अशोक के काल के अंदर पाटलिपुत्र के अंदर। और उन्होंने तीसरी बौद्ध संगति के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने आसपास के जो भी अपने पड़ोसी राज्य थे उसके अंदर इन्होंने अपने व्यक्तियों को भेजा था। और इसी क्रम के अंदर अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने श्रीलंका के अंदर भेजा था, और वहाँ का राजा था तिस, जिसने बौद्ध धर्म है वो ग्रहण किया था। तो अशोक का समकालीन सिंगल नरेश आ जाएगा 30। प्रश्न नंबर 124, द्रोण एक माप है। द्रोण एक अनाज का मापक है, अनाज को मापा जाता है द्रोण के माध्यम से।
अगला प्रश्न है 125। अशोक के विभिन्न स्तंभों के ऊपर अंकित पशु आकृतियों के संबंध में असुमेलित है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक के किस स्तंभ के ऊपर किस पशु की आकृति है। तो देखो हम देखते हैं कौन सा असुमेलित है, वो छांटना है। संकीसा हाथी बिल्कुल सही है। रामपुरवा बिहार के अंदर है, उसके ऊपर नटवा बैल है, ये भी बिल्कुल सही है। बसाड़ बिहार में है, उसके शीर्ष के ऊपर सिंह है, बिल्कुल सही है। और लोरिया अरेराज के ऊपर सिंह है, ये गलत है, क्योंकि लोरिया अरेराज का जो स्तंभ का जो शीर्ष है वह नष्ट हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर संभवतः गरुड़ की आकृति थी, जबकि सारनाथ स्तंभ के ऊपर 4 सिंह आकृतियां हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 126। लास्ट प्रश्न हमारा मौर्यकालीन सिक्कों के संबंध में असुमेलित है। देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण व निष्क, सोने के सिक्के हैं वो स्वर्ण व निष्क कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। चांदी के सिक्के हैं वे कारसापण, पण और धरण कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। और जो तांबे के सिक्के हैं वह मासक, कागनी और अर्धकागनी कहलाते हैं। राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये था हमारा मौर्यकाल, हमारा 4 वीडियो के माध्यम से पूरा हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊं, जो अपने वन लाइनर जो अपनी बुक है वो और ये वीडियो अगर हम साथ साथ दोनों अगर हम क्लियर करते हैं तो निश्चित रूप से हमें 100% बेनिफिट मिलेगा। तो न तो अपने को वीडियो को स्किप करना है लास्ट टाइम के अंदर, और न अपने को जो अपनी वन लाइनर बुक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है लास्ट टाइम के अंदर। जय हिंद, जय भारत।